हेलो फ्रेंड्स, दास्तान-ए-जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब भी देश के सबसे चर्चित हत्याकांड की चर्चा होती है तो वहाँ तंदूर कांड का जिक्र जरूर होता है। दुनिया तंदूर कांड को नैना साहनी मर्डर केस के नाम से भी जानती है। वैसे इस केस के मशहूर होने की वजह हत्या से ज़्यादा हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनाया गया तरीका था, जिसे सुनकर आपका भी कलेजा दहल जाएगा। तो आखिर क्या है तंदूर हत्याकांड या फिर नैना साहनी हत्याकांड की पूरी कहानी? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने कभी तंदूर कांड के बारे में थोड़ा बहुत भी सुना होगा तो हमारा दावा है कि आप शायद आज भी इस हत्याकांड से जुड़े कई अहम पहलुओं से अनजान होंगे, जिसके बारे में हम आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से भी ये केस ऐतिहासिक था, क्योंकि भारत में पहली बार एक मर्डर की जानकारी के लिए कई नई टेक्निक्स को अपनाया गया था। तारीख 2 जुलाई 1995 रात के लगभग 11 बजे पुलिस के 2 जवान कांस्टेबल अब्दुल नाजिर और होमगार्ड चंद्रपाल दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में से एक जनपद पर गश्त कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक महिला पर पड़ी जो जोर जोर से आग आग चिल्ला रही थी। यह महिला उसी इलाके में सब्जी बेचने का काम किया करती थी। उस समय महिला की आवाज़ सुनकर दिल्ली पुलिस के दोनों जवान उस तरफ भागते हैं तो उन्होंने देखा कि इलाके के मशहूर होटल अशोक यात्री निवास से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। अब्दुल नाजिर ने तुरंत फायर ब्रिगेड को जानकारी दे दी और खुद अपने साथी के साथ भागते हुए होटल यात्री निवास के करीब आ गए। करीब आकर पता चला कि लपटें होटल यात्री निवास के अंदर मौजूद बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट से आ रही हैं। पुलिस वाले रेस्टोरेंट के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट पर ही होटल का मैनेजर केशव कुमार मौजूद है। आग के बारे में पूछे जाने पर केशव ने बताया कि रेस्टोरेंट में कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स, पोस्टर, बैनर पड़े हुए थे, उनको जलाया जा रहा है। पुलिस वाले इस जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं और वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केशव कुमार उन्हें किसी भी तरीके से बाहर रोक लेता है और अंदर नहीं जाने देता। अब पुलिस वालों को अंदाज़ा होने लगता है कि ज़रूर कुछ दाल में काला है, इसलिए दोनों पुलिस वाले वहाँ से तो हट जाते हैं, लेकिन कांस्टेबल अब रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ से जाता है और वहाँ से एक दीवार कूदकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि रेस्टोरेंट के किचन वाले इलाके में मौजूद पुराने पोस्टर, बैनर, पुरानी रद्दी जलाई जा रही है। लेकिन जब कांस्टेबल अंदर आकर पूछता है तो दोनों बताते हैं कि दरअसल हम एक बकरा भून रहे हैं। कांस्टेबल को इस बात पर भी भरोसा नहीं होता है और वह तंदूर के आसपास चीज़ों को गौर से और बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक इंसान के हाथ पर पड़ती है। कांस्टेबल समझ जाता है कि ये लोग किसी इंसान को इस तंदूर में जला रहे हैं। वो वहाँ से हाथ देखने के बावजूद अनजान बनकर निकल जाते हैं। अंदर से निकलकर कांस्टेबल पुलिस टीम को तुरंत मौके पर आने के लिए कहता है। थोड़ी देर में पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और अचानक धावा बोलकर अंदर मौजूद शख्स को पकड़ने की कोशिश करती है। उस समय तंदूर के पास 2 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक शख्स किसी तरह पुलिस की पकड़ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पुलिस केशव कुमार को पकड़ लेती है। जल्दी से जल रही तंदूर की आग को भी बुझाया जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तंदूर के ऊपर एक इंसान की लाश रखी हुई थी जो काफ़ी हद तक जल चुकी थी। उसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था, हालांकि अभी उसका जबड़ा जला नहीं था और इससे अंदाज़ा हो रहा था कि लाश किसी महिला की है। अब पुलिस केशव कुमार से पूछताछ करना शुरू कर देती है तो एक दिल दहला देने वाला खुलासा होता है। केशव कुमार बताता है कि वह बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर है, जबकि तंदूर पर जिसकी लाश पड़ी हुई थी वो इस रेस्टोरेंट के मालिक सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की है। पुलिस मौके से फरार हुए दूसरे शख्स के बारे में पूछती है तो केशव बताता है कि फरार हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद सुशील शर्मा ही था। सुशील शर्मा के बारे में जब छानबीन की तो पता चला कि सुशील शर्मा कोई मामूली आदमी नहीं है,
बल्कि दिल्ली की राजनीति में उभरता हुआ एक बड़ा नेता है। दरअसल सुशील शर्मा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था और इस घटना के समय वह दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। नैना साहनी भी किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। अब पुलिस सुशील शर्मा की तलाश में लग जाती है। इधर ये खबर मीडिया के जरिए आग की तरह दिल्ली और पूरे देश में फैल जाती है कि एक महिला की हत्या की गई है और फिर उसके शव को तंदूर में जलाया गया है। हर कोई गुस्से में था और जल्द से जल्द इस केस के मुख्य आरोपी सुशील शर्मा को सलाखों के पीछे देखना चाहता था। पुलिस भी हर हाल में सुशील को गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन सुशील पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। सुशील को फरार हुए अब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। पुलिस अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई थी। इसी बीच कुछ मीडिया में उड़ती उड़ती खबरें चलने लगती हैं कि पुलिस अब सुशील शर्मा का एनकाउंटर करने का मन बना रही है। इसी के बाद अचानक 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लेती है। कुछ लोगों का कहना था कि एनकाउंटर की तैयारी की अफवाह के बाद सुशील ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। सुशील की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का सिलसिला अब शुरू होता है। पूछताछ में कई हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक सुशील शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएट था, जबकि नैना ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन की थी। साथ ही नैना ने कॉमर्शियल पायलट की भी ट्रेनिंग हासिल कर रखी थी। एक ज़माने में सुशील और नैना साहनी दोनों कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया करते थे। इसी दौरान सुशील और नैना की दोस्ती हुई और फिर दोनों काफ़ी करीब आ गए और इतने करीब कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। खुलासे के मुताबिक नैना साहनी रिलेशनशिप में आने के बाद पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर हो गई थी और कॉमर्शियल पायलट में अपना कैरियर बनाने की कोशिश में लग गई थी। उधर सुशील शर्मा राजनीति में आगे बढ़ते चले गए। दोनों कुछ समय बाद मंदिर मार्ग के एक अपार्टमेंट में बतौर पति पत्नी साथ रहने लगते हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों ने कभी शादी नहीं की थी, जबकि कुछ दावे किए जाते हैं कि सुशील और नैना ने गुपचुप तरीके से शादी कर रखी थी, लेकिन दुनिया के सामने इसे जाहिर नहीं किया था। दावे के मुताबिक नैना हमेशा जिद करती थी कि शादी को पब्लिक के सामने उजागर कर दो, जबकि सुशील हमेशा इसे छुपाने की कोशिश में लगा रहता था। इस बात को लेकर इन दोनों में लड़ाइयाँ भी होने लगी थी और वक्त के साथ ये लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। इस लड़ाई का असर ये होता है कि नैना साहनी अब सुशील से दूर होने लगती है और नैना अपने पुराने क्लासमेट और कांग्रेस के ही पूर्व कार्यकर्ता मतलूब करीम नाम के शख्स के करीब आने लगती है। नैना मतलूब करीम की मदद से सुशील के रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़कर विदेश जाकर पायलट बनने के अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन ये बात सुशील शर्मा को पसंद नहीं आती है। सुशील नैना और मतलूब करीम के रिश्तों को लेकर नैना पर शक करने लगता है। इस बात को लेकर भी दोनों में अब लड़ाइयाँ आम होने लगती हैं। इन्हीं सब लड़ाइयों के बीच नैना और सुशील की ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन 2 जुलाई 1995 की रात सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। जब रात में सुशील शर्मा ऑफिस से अपने फ्लैट पर वापस आता है तो देखता है कि नैना के एक हाथ में विस्की का गिलास था और वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। सुशील को देखते ही वो विस्की का गिलास उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन सुशील गिलास लेने से मना कर देता है और पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। इस पर नैना कहती है कि मैं अपने परिवार में किसी से बात कर रही थी। इतना कहने के बाद नैना फ़ोन रखती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। नैना के कमरे में जाते ही सुशील फ़ोन के पास आता है और तुरंत रीडायल करता है। दूसरी तरफ से फ़ोन की घंटी बजती है और एक इंसान फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है। सामने वाले के हेलो कहते ही सुशील फ़ोन रख देता है। दरअसल दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ आई थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसी मतलूब करीम की थी। इस बात को लेकर नैना साहनी और सुशील शर्मा में काफ़ी लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे पर काफ़ी चिल्लाते हैं।
इस लड़ाई झगड़े के बाद सुशील शर्मा उठकर बालकनी में चला जाता है। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक इस झगड़े के बाद थोड़ी देर तक दोनों शांत रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद नैना साहनी सुशील शर्मा से कहती है कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। इसके बाद नैना एक सुसाइड नोट लिखती है। उसके थोड़ी ही देर बाद बालकनी में खड़े सुशील को गोली चलने की आवाज़ आती है। वो भागते हुए कमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि नैना के हाथ में उसका लाइसेंसी बंदूक है। गोली चली जरूर थी, लेकिन नैना को ये गोली लगी नहीं थी। वो सही सलामत सामने खड़ी थी। सुशील शर्मा को देखते ही नैना कहती है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगी। यहाँ सुशील शर्मा नैना को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है और उसके हाथों से बंदूक अपने हाथों में ले लेता है। यहाँ पर दोनों खामोश हो जाते हैं। बात यहीं ख़त्म हो सकती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर बात ख़त्म होने की बजाय एक बार फिर से सुशील शर्मा और नैना साहनी में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार बात इतनी बढ़ जाती है कि अचानक सुशील शर्मा नैना की तरफ बंदूक करके गोली चला देता है। गोली पीछे की दीवार पर लगे एक शीशे से जा टकराती है। अभी नैना कुछ समझ पाती कि अगले ही पल सुशील शर्मा दूसरी गोली भी दाग देता है। यह गोली सीधे नैना की गर्दन में जाकर लगती है। अभी पलक झपकी भी नहीं थी कि सुशील शर्मा के बंदूक से तीसरी गोली भी निकलती है, जो सीधे नैना के सिर में जाकर लगती है। दो गोली लगते ही नैना धड़ाम से वहीं पर फर्श पर गिर जाती है। पूरा कमरा खून से भर जाता है। थोड़ी देर तक तो सुशील को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अकेले ही रोना शुरू कर देता है। एक तरफ उसे अपने किए का पछतावा था, तो दूसरी तरफ लाश को ठिकाने लगाने की टेंशन। इस हत्याकांड को अंजाम देने के थोड़ी देर बाद सुशील शर्मा अपने फ्लैट के बाहर निकलकर देखता है कि कहीं किसी ने गोली चलने की आवाज़ तो नहीं सुनी, और बाहर निकलकर वो हालात का जायजा लेता है। और फिर वह सब कुछ सामान्य पाने के बाद वो नीचे मार्केट जाता है। वहाँ से एक बड़ी सी पॉलीथीन बैग खरीद कर लाता है। पहले बड़ी सावधानी से नैना की लाश को पॉलीथीन बैग में डालता है और फिर उसे एक बेड शीट में लपेटकर अलग रख देता है, और फिर कमरे के खून को बड़ी सावधानी से साफ करता है। इसके अलावा सुशील थोड़ी देर पहले नैना द्वारा लिखी गई सुसाइड नोट को ढूंढकर फाड़ देता है। हालांकि बाद में पुलिस इस फटे हुए सुसाइड नोट को बरामद कर लेती है। सुसाइड नोट के अंत में नैना ने लिखा था कि मेरी इच्छा है कि मेरी अंतिम क्रिया सुशील ही करे। कमरे की सफाई के बाद सुशील अपनी कार को दरवाजे के करीब लगाता है। इसके बाद नैना की लाश को रात के अंधेरे में घसीटकर अपनी मारुति 800 की डिग्गी में डालकर वहां से निकल जाता है। लाश को आरटीओ के पास पुल से नीचे नदी में फेंकना चाहता था, लेकिन वहां लोगों की ज़्यादा चहल पहल की वजह से उसका ये प्लान फेल हो गया था। इसके बाद वो सीधे अपनी गाड़ी लेकर अपने बगिया रेस्टोरेंट में चला जाता है। उस समय रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ थी, लोग खाना खा रहे थे। सुशील तुरंत अपने मैनेजर केशव कुमार को बुलाता है और कहता है कि रेस्टोरेंट को जल्दी से खाली करवाओ। जो ग्राहक बैठे हुए हैं उनसे कह दो कि खाना ख़त्म हो चुका है, और जितना भी स्टाफ है उन्हें आज बाहर खाना खाने के लिए कह दो। केशव कुमार तुरंत रेस्टोरेंट को खाली करवाने में लग जाता है और फिर जल्दी जल्दी कस्टमर को वहां से भेज दिया जाता है। स्टाफ को बाहर खाना खाने के लिए 25-25 रुपये देकर उन्हें भी भेज दिया जाता है। अब रेस्टोरेंट में सिर्फ सुशील शर्मा और केशव कुमार ये दोनों ही बचे थे। अब सुशील अपने मैनेजर केशव को बताता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने में तुम्हारी मदद चाहिए। पहले तो केशव मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। इसी के बाद एक खौफनाक खेल की शुरुआत होती है। अभी अभी रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी बनी थी, तंदूर चल रहा था, तंदूर चालू था। यह दोनों गाड़ी से नैना का शव उतार लेते हैं और दोनों मिलकर उसके शव को तंदूर के ऊपर रख देते हैं। लाश यूं ही पड़ी रहती है क्योंकि तंदूर की मामूली सी आग उसे जला नहीं पाती है।
इसके बाद सुशील केशव से अंदर पड़े रद्दी के पेपर और पुराने पोस्टर लाकर तंदूर में डालने के लिए कहता है, लेकिन आग अभी भी धीमी ही थी। अब सुशील के कहने पर किचन में रखे बटर का पैकेट उसमें डाला जाता है तो बटर से आग तेज हो जाती है और अब एक के बाद एक बटर के 4 पैकेट उस तंदूर में डाले जाते हैं और अब लाश बड़ी आसानी से जलने लगती है। आग को और भड़काने के लिए बटर के साथ साथ पुराने रद्दी पेपर तंदूर में डाले जाते हैं। इन दोनों का प्लान अब कामयाब होने लगा था। नैना का शव धीरे धीरे जलकर ख़त्म होने लगता है। इन सब के बीच ये लोग ध्यान नहीं देते हैं कि आग इतनी ज़्यादा भड़क गई थी कि आग की लपटें रेस्टोरेंट के बाहर ऊपर तक जा रही थी। आग की उन लपटों पर बाहर एक महिला की नज़र पड़ती है और वो उस आग के बारे में एक पुलिस वाले को जानकारी देती है और फिर इस पूरे मामले का खुलासा होता है। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक रेस्टोरेंट के अंदर पुलिस के आते ही वह वहां से भागकर दिल्ली के गुजरात भवन में अपने एक IAS दोस्त के पास चला जाता है। इसी दोस्त को बिना कुछ बताए बहाना करके वो रात भर वहीं रुका रहता है और फिर अगले दिन जयपुर के लिए निकल जाता है। जयपुर से वो भागकर मुंबई जाता है। वहाँ से वो तिरुपति बालाजी मंदिर जाता है, अपना सिर मुंडवाता है। यहाँ से अब वो चेन्नई जाता है। पुलिस को कहीं से इस बात की भनक लग जाती है कि सुशील अब चेन्नई में है। पुलिस की टीम तुरंत चेन्नई भी पहुँच जाती है, मगर पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही सुशील शर्मा भागकर बेंगलुरु आ जाता है। पुलिस भी उसके पीछे पीछे बेंगलुरु आ जाती है और फाइनली 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा सुशील को 12 जुलाई 1995 को अगले 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। 27 जुलाई 1995 को ही दिल्ली पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है। 31 अगस्त 1995 से सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाती है। सुशील शर्मा पर नैना साहनी के मर्डर के लिए धारा 302, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा 120B और सबूत मिटाने की धारा 201 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। इस मामले में सुशील शर्मा के अलावा उसके मैनेजर केशव कुमार और 3 अन्य लोगों को आरोपी बनाया जाता है। अगले कई महीनों तक इसकी सुनवाई होती रहती है। 2001 में इस केस में एक ऐसा मोड़ भी आता है कि जब एक के बाद एक कई वकील सुशील शर्मा का केस लेने से मना कर देते हैं और कुछ समय तक सुशील बिना किसी वकील के ही रहता है। इस केस में जल्दी फैसला देने के लिए डेली हियरिंग शुरू हो जाती है और पूरी सुनवाई के बाद आखिरकार 3 नवंबर 2003 को सुशील कुमार नैना साहनी की हत्या का दोषी करार दे दिया जाता है। इसके साथ साथ मामले में केशव कुमार को भी दोषी करार दिया जाता है। बाकी 3 लोगों को बरी कर दिया जाता है। 7 नवंबर 2003 को फैसला सुनाते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा सुशील शर्मा को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। केशव कुमार को 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। फिर दिसंबर 2003 में सुशील शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करता है। लगातार सुनवाई के बाद 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाईकोर्ट भी सुशील शर्मा को दी गई फांसी की सज़ा को बरकरार रखता है। जब हाईकोर्ट से भी सुशील शर्मा को कोई राहत नहीं मिलती है तो ये 2007 में सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। फाइनली 2007 में सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल देती है। इस सज़ा के बाद सुशील शर्मा आगे की ज़िंदगी तिहाड़ जेल में बिताता है, जबकि शव को जलाने में साथ देने वाला केशव कुमार 7 साल की सज़ा काटकर जेल से बाहर आ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी पत्नी की हत्या की सज़ा काटने के दौरान जेल में सुशील शर्मा पुजारी के तौर पर काम किया करता था। सुशील शर्मा उस दौर का इकलौता ऐसा कैदी था जिसे 20 सालों में एक दिन के लिए भी पैरोल नहीं मिली थी। मतलब वो एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं आया था। हालांकि 21 साल जब वो जेल में बिता लेता है तब फाइनली 2015 में पहली बार उसे कुछ दिनों की पैरोल दे दी जाती है। जब सुशील शर्मा जेल में 23 साल की सज़ा काट लेता है तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट
द्वारा उसे अच्छे व्यवहार के लिए आधार पर 2018 में जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब सुशील शर्मा जेल से आज़ाद अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। इस केस में कई चीज़ पहली बार भारत में देखने को मिली थी, जैसे पहली बार मर्डर के केस में आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए टेस्टिंग को लाया गया था। इससे पहले डीएनए टेस्टिंग की सुविधा भारत में उपलब्ध नहीं थी। पुलिस ने पहली बार मर्डर केस में रिकॉर्ड टाइम में चार्जशीट फाइल की थी। नैना साहनी के शव को ठिकाने लगाने के लिए सुशील ने जो तरीका अपनाया था वो अपने आप में बड़ा ही खौफनाक और रूह कंपा देने वाला था। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान-ए-जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।